नमस्कार। मैं आज आप सभी का फिर से इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूँ। मैंने अपना जो पिछला तकनीकी सत्र था वो 1962 के भारत-चीन संघर्ष के एक पृष्ठभूमि के तौर पे ही छोड़ा था। अब मैं आपको उस पृष्ठभूमि के ही भाग 2 पर ले चलता हूँ और ये बताता हूँ कि उस समय की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय और भारत-चीन सीमा की परिस्थितियाँ क्या चल रही थीं और युद्ध अगर हमको समझना है, तो हमको पहले उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, कोरिया युद्ध मैंने आपको बताया था कि 1950 में हुआ था और 7 अक्टूबर 1950 को चीन तिब्बत में प्रवेश करता है। जब चीन तिब्बत में प्रवेश करता है, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब जो चीन सेना और हमारे बीच जो तिब्बत का भूभाग था, अब वहाँ पर चीन आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि अब हमारा आमना-सामना चीन की सेना से होना बिल्कुल तय था। दूसरी बात, हम एक तरफ से ये भी आँख मूंदे हुए थे। देखिए, ये सब चीज़ें अचानक तो चल नहीं रही थीं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम 1947 में ही आज़ाद हुए थे, तो हम बहुत ज़्यादा इधर ध्यान दे नहीं पा रहे थे। लेकिन एक तरीके से सीमाएँ जो थीं वो अशांत होने लगीं। उसने तिब्बत में प्रवेश किया, तो हमारी जो सीमाएँ थीं वो अशांत हो गई। उस तरह से अशांत नहीं हुई, लेकिन एक तरीका ये था कि समझ में आने लगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करने लगे। अच्छा, 1947 में एक तिब्बती व्यापारी मंडल था, सो कह सकते हैं वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं गया होगा। उसने जिस पासपोर्ट पे यात्रा की थी वो तिब्बती पासपोर्ट था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि चीन तिब्बत में एक विदेश मंत्रालय भी काम कर रहा था, जो अपना पासपोर्ट जारी करता था और उसको दूसरे देशों से कहीं न कहीं सपोर्ट मिल रहा था। देखिए, 1954 में नेहरू जी एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि चीन तिब्बत पर अपना अधिकार करे या तिब्बत स्वायत्त रहे, हमें मतलब भारत को वहाँ पर सेना रखने का क्या अधिकार है। जबकि देखिए, 1904 में तिब्बत के साथ जो संधि करजन ने की थी वो इसीलिए की थी कि भारत की सेफ्टी रहे। देखिए, अंग्रेज़ कहीं से कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं, जो आपको एक तरीके से बिल्कुल सेफ गार्ड बना के जा रहे थे चारों ओर, कि इधर आपके बर्मा भी होगा, नेपाल होगा, तिब्बत होगा, अफ़गानिस्तान उधर था। तो ये सब एक आपको बिल्कुल वो सेफ करके चल रहे थे। अब आपने खुद ही कह दिया कि अगर हमें क्या वहाँ पे रखने का अधिकार है। अब आप एक तर्क को और समझेंगे, जब आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको चीज़ें कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 1954 में तो नेहरू जी ने ये कह दिया कि हमको वहाँ पर सेना रखने का क्या अधिकार है। हालाँकि उनकी संधि अंग्रेज़ों से तिब्बतियों की हुई थी। यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो अंग्रेज़ हमको जो एक कहते हैं वसीयत, या कह सकते हैं कि जो एक अपनी एक शब्द होता है कि विरासत छोड़कर गए थे, हम उसको अपनी काबिलियत वहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाए। अच्छा, हमको ये लगता था कि शायद चीन कहीं न कहीं तिब्बत को स्वायत्तता दे देगा। समस्या असल में देखिए हमारे साथ क्या थी कि हमारे जो सन 50 की बात मैं कर रहा हूँ, हमारा देश बिल्कुल नया-नया आज़ाद हुआ था। आदर्शवादिता हमारे दिमाग में और दिल में बिल्कुल कूट-कूट के भरी हुई थी। दूसरी बात क्या थी, हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, तो हमको लगा कि शायद वहाँ पर जो हम सेना रखे थे तिब्बत में, वो भी एक तरीके से तिब्बत को गुलाम बनाने का तरीका था। ठीक है, हम मानते हैं, यहाँ पे आपका तर्क सही है। लेकिन ये भी तर्क तो गलत है चीन का, कि चीन वहाँ पर आकर के तिब्बत की स्वायत्तता को रौंद रहा है। अगर आपका अधिकार नहीं है वहाँ पर सेना रखने का, तो आखिर चीन को क्या अधिकार हो जाता है। हम तो ये तब मानते हैं ना कि जब आप ये कहते हैं कि भाई तिब्बत हम भी खाली कर रहे हैं, चीन भी खाली करे। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी हो रही। आपने ये कह दिया 54 में कि हमको क्या अधिकार रखने का। ठीक है, हम मान लिया आपकी बात सही है, लेकिन फिर तिब्बत में सेना रखने का और प्रवेश करने का क्या अधिकार चीन को रह जाता है। इसका तो कोई तर्क है नहीं। और जो अधिकार अगर उनको मिलता है तो ये हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि संधि तो आखिर हमारी हुई थी। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक दोहरा रवैया था, और जिसका अंत में खामियाजा हमको ही भुगतना पड़ा।
तो 25 अक्टूबर 50 में ये जो चीनी हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे तो अमेरिका आ जाएगा, और हमारा यहाँ की ज़मीन से पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते को बचाने के लिए हम जो है आते हैं। तो अब जब वो आ गए तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका जो प्रवेश करना हुआ वो भारत की सीमाओं के लिए और भारत के लिए खतरनाक हो गया। अभी आप फिर देख रहे हैं कि इस 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सिक्किम में भी भारतीय सेनाओं से इनकी हाथापाई हुई है। लद्दाख में भी कुछ इनकी घुसपैठ हुई है। कल परसों हेलीकॉप्टर इनके आए थे तो है उसके बदले में भारत को भी अपनी एयरफोर्स तैनात करके भेजना पड़ा। मतलब एक तरीके से ये देखिए, इनकी हरकतें ऐसे ही चलती रहती हैं, ये आज से नहीं चल रही हैं, ये सन 50 से चल रही हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि क्या अगर आप जैसे कि एक अपने आप को स्टेट्समैन समझते थे कि मैं एक स्टेट्समैन हूँ, तो क्या कोरिया युद्ध का संकट आपको समझ में नहीं आया था? ये कोरिया युद्ध में तो आखिर ये लड़ ही रहे थे ना, चीन नॉर्थ कोरिया की तरफ से, चीन भी था और यूएसएसआर भी था, तो आपको समझ में नहीं आ गया था? आपके तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय मित्र भी थे, तो आपको तो इतना ज्ञान होना चाहिए था कि कौन कहाँ पे लड़ रहा है। आपके कान आखिर तब क्यों नहीं खड़े हो गए? खैर, आप लोगों को थोड़ा सा इसके और आगे ले चलता हूँ। 1951 में जो चीन था वो कहते हैं कि लासा में उसने प्रवेश किया था, और वहाँ पे उसने और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ 7 सूची समझौता किया। और जो वो अपने हाईवे बना रहा था जो चीन से जुड़ते थे, उस रास्ते के थ्रू वो जो है तिब्बतियों को वहाँ से उठा करके ले गए समझौते के नाम पर कि भाई चलो अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर होगा चीन में। एक तरीके से उन्होंने देखिए माइंड वॉश किया। मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था कि किस तरीके से जो चीन के जो यहाँ पे दूतावास था, वहाँ के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा जो यहाँ के जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनको भी ब्रेन वॉश करके वहाँ ले गए थे। क्योंकि ब्रिगेडियर जेपी डल्वी ये बात कहते हैं कि जब वो जेल में थे चीनियों की, तो उनका आमना सामना कुछ उन लोगों से हुआ था, कुछ उन चेहरों से उनका आमना सामना हुआ जो चेहरे वो अक्सर युद्ध के पहले इधर दिखते थे। उन्होंने उनसे जब कुछ पूछताछ करना चाहा तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे प्रामाणिक किताब इसमें ब्रिगेडियर जेपी डल्वी की है, हिमालयन ब्लंडर। उसका कारण क्या है कि वही एक व्यक्ति ऐसे थे जो जेल में थे चीन की, युद्ध भी लड़े, फ्रंट पे थे, और उसके बाद वो वहाँ से रिहा होते हैं, और रिहा होने के बाद भी उनको एक तरीके से कहा जाए तो वो उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से भारत सरकार ने उन सैनिकों के साथ जो है बदसलूकी करी, उन पर शक किया कि आपने कोई राज खोला होगा। खैर, तो आपको हमने बताया कि किस तरीके से माइंड वॉश करने के लिए वो चीन में तिब्बतियों को ले गए। अच्छा, ये इन्होंने 1954 के आखिर देखिए इन्होंने संधि क्यों किया था। मैंने आपको बताया था कि 1954 की इन्होंने संधि सिर्फ इसलिए की थी, पंचशील, भारत हिंदी चीनी भाई भाई ये सिर्फ इसलिए चिल्लाते थे क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ना दिया या अगर पंचशील की बात नहीं करी तभी तो युद्ध शुरू हुआ था सन 50 में, और दूसरा मोर्चा नहीं खुलना चाहिए जल्दी। अच्छा, कुछ ऐसी किस्मत थी कि इस कोरिया संकट चल ही रहा था इस एरिए में, उसके बाद मलाया संकट भी शुरू हो चुका था। तो 54 में इन्होंने जो हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील की जो बात करी, उससे क्या था कि उनको इस तरफ के भारत के साथ लड़ने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया। हम उनकी चाल नहीं समझ पाए, हमको लगा कि ठीक है। अच्छा, हम तब भी नहीं समझे जब ये संधि सिर्फ 5 साल के लिए किए थे। आमतौर पर 5 साल की जल्दी कोई संधि करता वरता नहीं है, हालांकि हो सकता है उसमें उनकी कोई परिस्थितियाँ रही हो जो भारत सरकार ना समझ पाई हो, ध्यान नहीं दे पाई हो, क्या था वो तो खैर उस समय के लोग ही जाने। लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही कुछ हुआ कि 54 में 5 साल के लिए संधि साइन होती है और 59 में देखिए संधि खत्म हो जाती है। उसके बाद से ये सीमा को बराबर गरमाने लग जाते हैं। 1904 की एक संधि हुई थी जिसमें हमको देखिए कुछ अधिकार मिले थे, यांतुंग में, ग्यानसे में डाक तार और सेना को रखने का अधिकार था। जब हम लौटने लगे वहाँ से तो एक अजीब बात ये थी कि डाक तार और सेना का जो सामान था वो भी हम चीनी सेना को दे के आ गए। ये एक बड़ी अजीब चीज़ मिलती है, मतलब कि भाई ऐसा भी क्या मतलब सर्वस्व न्यौछावर करने का है? कौन सी आखिर ऐसी हमारी उनसे मित्रता थी?
देखिए मित्रता बराबर वालों में होती है, ये हमने सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बड़े में भी हो जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद तब कुछ समझौता करना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय हित क्या न्यौछावर क्यों किया जाए, ये तो समझ में नहीं आता है ना। आपके पास अपना कुछ आप दे दो, जहाँ पे बात आ जाती है राष्ट्रीय हित की, तो आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, वो देश से बढ़ के तो नहीं हो सकती। अच्छा देखिए, उस समय सरकार की डर क्या था? हम ये देख रहे हैं कि भारत सरकार, मैं बराबर बता रहा हूँ कि सरकार ने ये किया, सरकार को कुछ इस तरह की दिक्कत हो रही है, या मेरे हिसाब से आपको लगता होगा कि आखिर भारत सरकार को मैं कुछ ज़्यादा सुना रहा हूँ, तो लेकिन आखिर दिक्कत क्या थी उस समय सरकार की? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे और लोकतंत्र में हम बिल्कुल नए नए थे, तो हम में आपसी अविश्वास बहुत ज़्यादा था। हमको ये लगता था कि सिर्फ हम ही सही हैं, बाकी सब लोग गलत हैं। ये एक चीज़ गलत होती है। दूसरी बात क्या है कि सन 50, देखिए पाकिस्तान हमसे आज़ाद हुआ था और हम अक्सर अपनी तुलना उससे करने लग जाते हैं, जबकि अब तो वो बिल्कुल फेल्ड स्टेट है। जिन्ना की मौत के बाद ही इनको समझ में आ जाना चाहिए था उस समय की सरकार को कि किस तरह का फील्ड स्टेट ये होगा आगे चल करके, जो अपने प्रधानमंत्री को भी सम्मान नहीं देता, सॉरी गवर्नर जनरल को, कि मरने के बाद किस तरह उनके साथ व्यवहार होता है। अब आपने ये सोचा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमज़ोर है, वहाँ पर सेना आगे आ गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी ऐसे ही सेना आगे आ जाए। इसलिए आपने भारतीय जनरलों का आपने उस तरीके से उनको इज्जत नहीं बख्शी जिस तरीके से बख्शनी चाहिए थी। देखिए सेना एक अलग संस्था है, लोकतांत्रिक संस्थाएं अलग हैं, और भारत में कभी भी ये चीज़ सोचना चाहिए था तभी कि हमारे जो जीवन मूल्य हैं भारत के, वो कभी ऐसे नहीं रहे कि सेना कहीं पर भी इस तरीके से जो है किसी संस्था को टेक ओवर करने का प्रयास करे। अगर ऐसा होता तो क्या भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में जाकर के लड़ते, अभी अंग्रेज़ों की तरफ से? भाई अंग्रेज़ तो हमारे विरोधी थे। अगर हम अंग्रेज़ों को, जो कि हमारे देश पर कब्जा किए, हम सिर्फ अपनी देशभक्ति के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए अगर हम उनके फेवर कर रहे हैं दोनों वर्ल्ड वार में, तो हम ये कैसे आशा कर ले कि जो भारतीय सेना है कल को अपने लोगों के खिलाफ जो गद्दारी कर देगी या तख्तापलट कर देगी? ये तो बिल्कुल गलत सोच थी ना। जब उन विदेशियों के साथ नहीं किया तो यहाँ कैसे कर सकते थे? हाँ, 46 में नौसेना का एक विद्रोह हुआ था। मेरे ख्याल से शायद नेहरू जी के दिमाग में वो बात रही होगी कि 46 में इन्होंने नौसेना ने विद्रोह किया था, तो हो सकता है कि शायद ये तख्तापलट कर दें, इसलिए जो है इन्होंने बिल्कुल सेना को दबा कर रखा। और आज़ादी के बाद भी कहा कि हमारे पास कोई योग्य जनरल नहीं है, इसलिए जो अंग्रेज़ जनरल्स हैं वो रुके रहें। जबकि थिमैया और करियप्पा जैसे जनरलों की कहाँ पर कमी नहीं थी। थिमैया साहब का तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि इतना भी अपमान किया गया था कि उनका मजाक बना के रखा गया था, और बिल्कुल और मेनन से उनकी पटती भी नहीं थी। तो मेनन से नहीं पटती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन जा कर के पीएम ऑफिस में जा कर के नेहरू जी को इस्तीफ़ा दे दिया था। बाद में उन पर दबाव डाला गया, इस्तीफ़ा वापस लो। फिर कुछ पार्लियामेंट में शायद सुना गया कि कुछ बहस हुई थी, तो वहाँ पे उनकी फिर बेइज्जती हुई, तो फिर उनको कहा गया कि भाई सेना ने प्रेशर डाला कि अपना इस्तीफ़ा वापस ले लो। लेकिन लोकतंत्र का ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ की जो भी सेना हो या कोई भी अफसर हो, वो लोकतंत्र की पूरी इज्जत करता है। और हम भारतीय सेना बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी है, और उससे किसी भी तरीके से हमको नहीं समझना चाहिए कि वो किसी की भी, कम से कम लोकतंत्र की तो हत्या कभी करने की या घायल भी करने की नहीं सोच सकती। तो थिमैया साहब जब तक जनरल रहे वो रहे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब अपने पूरे टाइम में उन्होंने फिर कभी मुँह नहीं खोला, क्योंकि उनकी बेइज्जती कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। और सुनते हैं कि शायद उनके रिटायरमेंट पार्टी भी कोई मतलब वो कोई ख़ास खुश नहीं थे, दुखी थे। जब पाकिस्तान में सैनिक शासन की तरीके से शुरुआत हो गई थी 50 के आसपास ही, क्योंकि लियाकत साहब का भी बहुत अच्छा तक उनका चला नहीं था टाइम। ये सब चीज़ें एक्चुअली देखिए नेहरू जी के दिमाग में और उस समय जो हमारे लोकतांत्रिक नेता थे उनके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि ये एक पृष्ठभूमि है कि सेना की वो है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए हमारे दिमाग में क्या था, आर्थिक विकास। हमने क्या कहा था कि IITs बने, IIM बने, बांध बने, कल कारखाने बने, हमारे पास उसमें कुछ नहीं था। अंग्रेज हमें कुछ किसी भी हालत में छोड़कर नहीं गए थे। तो हमारा सारा दिमाग उस तरफ था कि पहले हम अपना आर्थिक विकास कर लें। उस कारण से हमने अपना सैनिक बजट कम रखा था।
हाँ, ये एक समस्या थी, हम अपना सैनिक बजट कम रखे थे। अच्छा, होता क्या था, जब आप आके जब बताएँगे कि हम लंबी-लंबी उस समय हाँकते थे कि हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, हमारे यहाँ ये बन रहा है, हमारे यहाँ वो बन रहा है। लेकिन 62 के युद्ध में जो जूते भी सप्लाई किए गए थे सैनिकों को, उस जूते में भी फीते नहीं थे। आप समझ सकते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं इनको अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि का भरोसा था कि मैं अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक छवि कायम हो चुकी है भारत की, और सभी जो देश हैं वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, और हम जब भी माँगेंगे तो हमको एक सहयोग मिल जाएगा। अब नया-नया यूएनओ बना था, तो यूएनओ की कोई ऐसी कोई तुरंत फेल्योर तो सामने आई नहीं थी, लेकिन उनको तब भी सोचना चाहिए था कि अगर यूएनओ फेल्योर ना हुआ होता, ये आखिर यूएनओ का फेल्योर ही तो है कि सन 50 में कोरिया युद्ध भी हो रहा है और मलाया भी हो रहा है। अमेरिका यहाँ भी आके लड़ रहा है, तो मलाया हो रहा है, वियतनाम हो रहा है, उधर आपका कोरिया हुआ था। मतलब यूएन बनने के 10-12 साल के अंदर ही ये सब चीज़ें हो गई थी, तो इतना तक फिर समझना चाहिए ही था। एक इनकी चीज़ और थी कि ये छोटे-छोटे जो देश थे उस समय, जो दोनों गुटों में नहीं थे। देखिए, 2 गुट थे, एक कम्युनिज़्म की तरफ था, एक पूंजीवाद की तरफ था। उन दोनों गुटों को ये एक कर रहे थे, और उन दोनों को एक करके इनका ये एक प्लान चल रहा था कि एक तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया जाए। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन कोई भी आंदोलन हो, देखिए आज की तारीख में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो सबसे बड़ा संगठन है। उसके साथ एक कमी क्या है कि वो गैर सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन कौन है? नाटो और वार्सा पैक्ट उस ज़माने में हुआ करते थे, अभी भी खैर नाटो तो अभी भी है। तो सवाल ये था कि जब ये नाटो और वार्सा पैक्ट के टाइम में जब आप ये संगठन खड़ा कर रहे हैं गुट निरपेक्ष, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल-जुल रहे हैं, देश दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, तो समस्या सबसे बड़ी थी कि आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए थी, एक फाइनेंशियल पावर, एक मिलिट्री पावर। वो आपके पास उस समय नहीं था। देखिए, आज एक चीज़ है कि आज की परिस्थितियों में हम उस समय का विश्लेषण अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियाँ थीं ये तो वही लोग जाने। तो हो सकता है कि मेरा विश्लेषण शायद आज की तारीख में सही हो, लेकिन उस समय जो परिस्थितियाँ रही हों उनके हिसाब से मेरा विश्लेषण थोड़ा सा गलत रहा हो, ये तो वही लोग जाने। लेकिन विश्लेषण आज का हो या कल का हो या भविष्य में हो, कोई भी घटना हो, देश स्थायी है, देश रहना चाहिए, बस इसी की तलाश में सभी घूमते हैं। और मेरा मानना है कि एक आदर्श सरकार या आदर्श व्यक्ति वही है जो हमेशा देश के लिए कार्य करे। अगर आपकी किसी गलतियों से अगर देश को कभी आगे चल के कोई चीज़ भारी पड़ जाती है तो फिर दुख होता है। नेहरू जी ऐसा नहीं थे कि अनजान थे इन सब चीज़ों से, वो सब जान रहे थे। 1954 में पीएम चाउ एन लाई थे चीन के, उन्होंने उनसे कहा था कि देखिए आपके नक्शों में कुछ हमारे क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं, तो चाउ एन लाई ने कहा ये नक्शे पुराने हैं। अरे भाई, नक्शे पुराने थे तो मैंने आपको पिछले ही उसमें बताया था कि किस तरह जॉनसन लाइन को के अंतर्गत उस समय अक्साई चीन को भारत में दिखाया गया था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो सब जान रहे थे। चाउ एन लाई भी बहुत होशियार आदमी थे। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो नेतागण थे उस समय, ये दिल के बहुत साफ थे। आप इनसे ये नहीं कह सकते कि इनके दिल में खोट था, ये दिल के बहुत साफ थे। ये चीन की कलाबाजी और एक तरीके से दुष्ट नीति को नहीं समझ सकते थे। देखिए, आज भी कहाँ कोई समझ पा रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे, कोरोना वायरस का मामला है या अपने पड़ोसी देशों को चीन धमका रहा है, पूरी दुनिया नहीं परेशान है। तो आप सोचिए, उस समय तो आखिर पंडित नेहरू यहाँ पे अकेले ही थे, और चीन की नीतियों को अब जाकर के लोग समझना शुरू कर रहे हैं। उस समय तो ये बेचारे यहाँ पे अकेले ही खड़े थे। हाँ, इनका एक मैं कहूँगा एक हल्का सा इनका कसूर ये था कि इन्होंने सेना पर विश्वास नहीं किया और मिलिट्री बजट कम रखा। खैर, चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो इन्होंने कहा था कि भाई देखिए, नक्शे पुराने हैं, और जब ये नक्शे पुराने हैं तो हम इस पर आगे विचार करेंगे। अब देखिए चीन अब क्या कर रहा है, यही नक्शों वाला खेल अभी भी कर रहा है। चीन ने अभी अपने कुछ महीने पहले 3 लाख नक्शे बर्बाद किए हैं, जला दिए हैं। क्यों जलाए हैं?
इसलिए जलाए हैं ताकि जो युवा पीढ़ी अब है, देखिए जो जिसकी जो एज है वो तो ठीक है, जो बच्चे हैं वो अब नया नक्शा देखेंगे। उस नए नक्शे में भारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन चीन के उसमें होगा। तो जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसे कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं पड़ेगा, वो नक्शा देख के समझ जाएगी अरे ये तो एरिया हमारा भारत ने कब्जा कर रखा है। देखिए मैंने आपको पिछले अपने कोर्स में मैं बताया पहले उसमें सत्र में बताया था कि चीन जो है वो इंचों में कब्जा करने पे यकीन करता है। चीन आज की नहीं सोचता है, चीन आज से 30 साल आगे के सोचता है। चीन के देखिए 2 विचारक हैं बहुत बड़े बड़े, माओ त्से-तुंग और सुन जू। माओ त्से-तुंग क्या कहते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। हम क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते। हमारा सामना किससे हो रहा है? सत्य अहिंसा वालों का, गोली चलाने वालों से। तो आप सोच लीजिए कि अब आपको किस लेवल की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। गोली के जवाब फिर पत्थर होता है, सॉरी तोप ही होती है या मिसाइल होती है। दूसरा सुनजू क्या कहते थे? सुनजू कहते थे, सुनजू का एक बहुत एक फेमस वाक्य है डिफेंस स्टडीज़ और मिलिट्री साइंस वालों में। सुनजू कहते हैं अगर तुम अपने दुश्मन को जानते हो तो तुम 100 युद्ध जीत सकते हो, अगर तुम सिर्फ खुद को जानते हो तो 50 युद्ध जीत सकते हो, अगर तुम ना अपने को जानते हो ना दुश्मन को जानते हो तो तुम एक भी युद्ध नहीं जीत सकते। तो बस हो यही रहा था, चीन अपने दुश्मनों को जानता है इसलिए लड़ लेता है, जीत लेता है। आपने देखा होगा अभी इन्होंने कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, उसकी जो वैक्सीन बन रही है उसको हैक किया जा रहा है, उस पूरे सिस्टम को। कहाँ है? यूरोप में और अमेरिका में, यहीं से बैठ करके इन्होंने अपनी चाइना के नेवी को डिप्लॉय कर दिया है, भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में खुराफात कर रहे हैं, जापान की तरफ खुराफात कर रहे हैं। इनकी खुराफातें शुरू हो चुकी हैं। ये उस समय भी खुराफात करते थे। इनका जो एरिया है हांगकांग और मकाऊ, ये इन्होंने लीज पर ले रखा है, तिब्बत पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये जो खुराफातें हैं इनकी शुरू से चलती रही हैं। तब जब 3 लाख इन्होंने अब जब नक्शे जब बर्बाद कर दिए हैं, तो 3 लाख नक्शे जब बर्बाद हुए हैं तो अब नई पीढ़ी को तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। नई पीढ़ी तो यही बोलेगी कि भाई हम तो ये नक्शे देखें, वो तो भारत ने कब्जा कर रखा है। इनके देखिए सीमा के 3 भाग थे, वो 3 भाग मैंने आपको बता रखे थे, पूर्वी, पश्चिम और मध्य। अब मैकमोहन लाइन पे तो उन्होंने साइन किया नहीं था, ये आए थे और वापस चले गए थे ये बोल करके कि भाई कुछ ही बात को वो देखा और साइन नहीं किया। ये ऐसे पहले भी करते थे। जब जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन की जब बात आई तब मैं समझ गया कि ये यहाँ पर ये खुराफात पहले से चलती आ रही है और हमने अपने इतिहास से नहीं सीखा था। कुछ नक्शों में देखिए ऐसा है कि दावा भारतीयों का मजबूत है, कुछ नक्शों में दावा मजबूत है चीनियों का। ये देखिए वो है, तो दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं इसमें। मार्च 1959 में क्या होता है कि देखिए चीन के जो कब्जे के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह हुआ और दलाई लामा आकर के यहाँ पे शरण ले लिए। अभी भी यहीं पे हैं, धर्मशाला ज़िले में रहते हैं। भारत ने उनका साथ दिया। अब देखिए अब यहीं से गेम पलट गया। चीन ने कहा कि तुमने हमारे दुश्मन को अपने यहाँ शरण दी है, जबकि तिब्बतियों को तो अपना दुश्मन या दोस्त, भाई दुश्मन आपके होंगे ना, हमारे तो दोस्त थे और आपने उनका कब्जा किया था, उनके यहाँ विद्रोह हुआ था तो वो बेचारे यहाँ पर आ गए। इसमें क्या गलत क्या था? भाई किसी भी देश में आज के भी टाइम में चल रहा है, अगर आप जाके शरण लेंगे, राजनीतिक शरण लेते हैं तो क्या बुराई है? हमने उनको शरण दी, तिब्बती थे, उनको आप मार रहे थे। अब इसी चीज़ को चीन ने अपने इज्जत का प्रश्न बना लिया और उसको बहाना मिल गया कि देखिए साहब हमारा जो दुश्मन है वो वहाँ जाकर छुपा हुआ है। एक्चुअली इस गेम में भारत को 1950 से ही एक्टिव होना था और हमसे गलती हो गई। हम वो गेम में फंस गए जो हम खेलना ही नहीं चाह रहे थे। हमको जहाँ पर आकर के फ्रंट फुट पर बैटिंग सन 50 से करनी चाहिए थी। कम से कम चिल्लाना तो चाहिए था ना। हम चिल्लाए भी नहीं, चुप रहे, अपने जो अधिकार थे चीनियों को दे देते चले गए। तो चीन आपको दबाने लगा, उसको लगा कि ये डरते हैं। उसके बाद उसने तिब्बत में भी खुराफात शुरू कर दी। अच्छा, अमेरिका इस बीच देखिए सावधान था, अलर्ट था। उसने क्या किया कि भारत को हथियार और कुछ शायद UNSC वगैरह की सीट का भी कुछ प्रलोभन दिया था। BC युद्ध के पहले दिया था या बाद में दिया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ इस मैटर पे। लेकिन इन्होंने प्रलोभन दिया था
तो हुआ ये कि भाई भारत ने कह दिया कि ऐसा करिए, हमको नहीं, आप पहले इन्हीं को दे दीजिए। तो चीन, हम बराबर चीन को अपना दोस्त मान रहे थे, लेकिन इधर क्या था कि वो हमको दोस्त नहीं मानता था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमको ये लग रहा था कि देखिए हम तीसरे गुट में हैं और हम अमेरिका का सहयोग लेकर के ये नहीं शो करना चाहते कि हम पूंजीवादी गुट की तरफ चले गए हैं। देखिए गुट और गुटनिरपेक्ष की बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है देश। अगर आपका देश नहीं होगा या अगर आपके देश कोई अगर छवि खराब होगी देश की, तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि हम इस गुट के थे। तो आपको सबसे पहले अपनी छवि सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका आपको सपोर्ट करने को तैयार था, लेकिन हमने इसे सपोर्ट लिया नहीं। उधर क्या था कि हमको लगा भाई हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी चलना चाहिए। छोटे छोटे बहुत से देशों का झुंड था, अभी भी है। वो मिलिट्री पावर है नहीं, तो अब जब दुनिया में जब बात चलती है भाई, इस समय दो ही की पावर चल रही है। एक इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब जो आर्थिक रूप से जो सक्षम देश हैं, आप सुनते होंगे G7, G5, G2, G20, अब तो उनकी चल रही है। या फिर उस समय आप मिलिट्री पावर होते, उस समय मिलिट्री पावर का दौर था, तो आप दोनों में इस समय नहीं थे। तो ये कहना कि भाई ये कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा मुश्किल था। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरब के हिस्से में भारतीय दावा मजबूत था, मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और यही लोग तर्क देते हैं कि पश्चिम में, मतलब लद्दाख की तरफ चीन का दावा मजबूत था सीमा पर। अब किसका दावा मजबूत था किसका नहीं, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि चीन, लोग ये भी कहते हैं कि चीन शायद ये कहता था कि अगर आप इसको, क्योंकि हमारा वहाँ से चीन ने एक हाईवे बनाया था अक्साई चीन की तरफ से, तो चाइना चाहता था कि अगर हम उधर हमको आप वो एरिया दे दें तो इधर से हम शांत हो जाएंगे अरुणाचल की तरफ से। लेकिन मेरा मानना दूसरा है, आप चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये लोगों का तर्क है अभी इस समय कि हमको उसका उस समय ये विचार मान लेना चाहिए था और हम उससे कह देते कि भाई आप लद्दाख का अपना एरिया ले लो, जो हमारे कभी कब्जे में नहीं था, जो इनका जो तर्क है कुछ लोगों का कि हमारे एरिया में कभी नहीं था, उसको आप ले लो, उसके बदले में आप हमको जो है अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा था हमारा वो ले लो, वो हमको आप दे दीजिए। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर अलग है। देखिए चीन की किसी भी नीति पर, किसी भी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक का चीन का इतिहास यही बताता आ रहा है और चीन ने अभी भी ही क्या कर रहा है। अभी देखिए कोरोना के मैटर पे एक बात सामने आ रही है कि इन्होंने WHO को ये शायद फ़ोन पे कहा था कि कोरोना को महामारी भी घोषित मत करो। तो इनकी हिस्ट्री वैसी पुरानी है। 26 जुलाई 62 को भी हमने उनको किसी चीज़ के लिए बुलाया था कि आइए कुछ सीमा समझौता कर लेते हैं। चीनी नहीं आए। चीनी क्यों नहीं आए? चीनियों के दिमाग में देखिए बात बहुत पुरानी चलती रहती है। चीनी बहुत तेज़ हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत चालाक हैं और उनकी हर एक पॉलिसी आज की नहीं होती है, कई साल पहले बन चुकी होती है। वो उसी के अनुसार काम करते हैं। नेहरू जी को ये पूरा यकीन था कि उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको देखते हुए इस वो मामले को सुलझा लेंगे। और दूसरा उनको ये यकीन था एक हद तक कि उनके जीवन काल में युद्ध नहीं होगा। देखिए मेरा मानना है कि किसी के जीवन काल से फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि देश को इतना मजबूत बनाया जाए कि उसके तरफ किसी की भी आँख ना उठ पाए। आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी थी, बात सही है, लेकिन अंत में तो धक्का भी उसी छवि को लगा। क्योंकि भारत की जो अभी जब आगे बात करूँगा तो उसमें यही था कि हम गुटनिरपेक्ष के नेता थे और सबसे बड़ी छवि हमारी टूट गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमारी बदनामी हो गई। हमारी जो मतलब एक था कि हम थर्ड वर्ल्ड के बहुत बड़े नेता हैं वो कर रहे थे, वो सब छवियाँ हमारी ख़राब हो गई। अब हम आते हैं कि ऐसा क्या था कि इन्होंने, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और कौन जिम्मेदार नहीं था, किसकी सुनते थे किसकी नहीं। देखिए एक जनरल साहब हुआ करते थे, जनरल कॉल,
ब्रिगेडियर जेपी दलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल कौल को कभी भी कोई ऐसी पोस्टिंग नहीं मिली जो वॉर एरिया की हो, और उनके दिमाग में उस समय के राजनेताओं से और रक्षा मंत्रालय में और पीएमओ में घुसपैठ का मतलब संबंध बनाने का एक चस्का चढ़ चुका था। उनको कई अंतर्राष्ट्रीय पोस्टिंग पहले ही मिल चुकी थी। इसके अलावा जो ये दावा करते हैं जनरल कौल के बारे में, जो ब्रिगेडियर दलवी अपनी किताब में हिमालयन ब्लंडर में वही कहते हैं कि जब वो बॉर्डर पर गए थे तो उन्होंने कई बार ये बोला था कि मैंने देखा है कि चीनी कैसे लड़ते हैं, मैं कोरिया युद्ध में सामने गया था। मतलब एक तरीके से जनरल कौल अपना भी प्रोजेक्शन अपना दिखाते थे कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। इस बड़े आदमी के चक्कर में सारा खेल गड़बड़ाया। जनरल कौल, मेनन और नेहरू, ये एक 3 लोग थे जिन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई। देखिए, जनरल मेनन को कहीं से ये रक्षा मंत्री मेनन को कहीं से बात मालूम चली। देखिए, जो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में एक बात थी कि देखिए, जैसे रूस में एक बार अटैक हुआ था यूरोप की तरफ से, तो जैसे रूस में क्या होता है कि जब आप कहीं इनका जो जाड़े का मौसम बड़ा ख़तरनाक होता है, पहले बहुत पानी बरसता है और फिर दलदल हो जाता है। तो अगर आप जाड़े में सोचते हैं अटैक करने के लिए, तो आप वहाँ पे अपनी आप कितनी बड़ी भी सेना हो मर जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी टाइम में ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड की तरफ, कोहिमा और दीमापुर साइड में भी, उधर से हमको बर्मा की तरफ जापानियों ने अटैक किया था उसी तरफ से, और भारतीय सेना उनको जीतने में कामयाब हो गई थी मौसम के कारण। कुछ एक ऐसा रेफरेंस कहीं मिलता है। एक ऐसा ही रेफरेंस रूस के मौसम के लिए भी मिलता है। तो कृष्णा मेनन को भी लगा कि ऐसा करते हैं, जो इनका वो था कि हम इनसे तो कब्जा छुड़वा ही लेंगे चीनियों से। ऐसा करो, चीनियों को कब्जा करने के बाद नीचे आने दो। मतलब वही कह रहे थे कि चीन जो है वो कब्जा कर ले पूरा एरिए पे, पहाड़ पे, उसके बाद जब वो नीचे आएगा आसाम की तरफ मैदान में, तब उनसे हम कब्जा छुड़वाएंगे। ये मतलब बिल्कुल एक अजीब पॉलिसी थी उस समय की। लेकिन अगर हम आपको उसके पीछे भी बैकग्राउंड में ले जाएंगे भी कुछ देर में, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा था। जनता इनसे असल में बेहद नाराज़ थी। वो इस तरह की पॉलिसी सुनना ही नहीं चाहती थी कि ऐसा भी कुछ सिस्टम हो सकता है कि पहले कब्जा कर लो फिर छुड़वा लो। ऐसा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार में, ऐसा कई जगह हुआ है। लेकिन देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात अलग थी और यहाँ की बात अलग है। चीन इस बार पूरी तैयारी से था। जब हमने कुछ जगह पढ़ा कि जब सैनिक कहते हैं कि उनके 6000 आदमी हैं, 600 आदमी हैं या 60 आदमी हैं दिखते हैं चीनियों के, तो वो 60 और 600 नहीं होते, वो पूरे पीछे उसके 20,000 खड़े होते थे। तो आप सोच लीजिए कि 60 दिख रहे हैं, पीछे कितने होंगे। दूसरी बात, हमारी तरफ एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी तरफ सीमा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था, कोई भी विकास कार्य नहीं था, और उनके तरफ बिल्कुल बेहतरीन विकास था। तो इसीलिए इनका ये तर्क था कि अगर ये लोग कब्जा कर लें पहाड़ पे भारत के और फिर आसाम की तरफ नीचे आते हैं, तो उनका हम ऐसा स्वागत करेंगे जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। विकास की देखिए बात आपको बताते हैं कि विकास कितना था। आप विकास की बात समझ जाइए कितना होगा उस समय बॉर्डर एरिया में। तो अपनी किताब में जो ब्रिगेडियर दलवी लिखते हैं वो ये है कि चीन का 7 टन सामान 7 टन सामान 3 घंटे में पहुंचता है बॉर्डर पे। हमारा 3 टन सामान बॉर्डर पे पहुंचता है 21 दिन में पैदल। वह पहुंचाते हैं ट्रक से, हम पहुंचाते हैं पैदल 21 दिन में 3 टन सामान। चलिए अब आपको हम आपको एग्जाम्पल और देते हैं, उसको आप समझ जाएंगे और देख करके। मान लीजिए अगर 50 सैनिक जाने हैं बॉर्डर पे, तो जहाँ पर ट्रक ने छोड़ा सेना की, उसके बाद उनको बॉर्डर तक पहुँचने में 21 दिन लगते हैं। तो मान लीजिए अगर 50 जवान हैं तो अपना कपड़ा, सामान, असलहा लेकर के जाएगा, और अगर 21 दिन चलना है, अगर वो 2 टाइम भी खाना खाया तो 42 टाइम का खाना कितना हो जाता है।
ये वो खाना होगा जो वो रास्ते में ख़त्म कर लेगा। आप समझिए, 21 दिन उसको जाने में लग रहे हैं 50 सैनिक को। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50 सैनिक को, तो 42 टाइम का खाना अपने साथ ले जा रहा है। उसको कितनी थकान होगी। पैदल किस हाइट पे चलना है? 16,000 फीट, 17,000 फीट। जूते में फीते नहीं हैं, जूते के तले घिस चुके हैं, कपड़े नहीं हैं, और अचानक उनको उठा के भेज दिया गया है। कहाँ से? पंजाब से, आगरा से। उनकी ट्रेनिंग तक कायदे की नहीं हुई थी कि उनको वहाँ जाकर लड़ना कैसा है। उनको उनकी बॉडी उसके अनुसार ढल भी नहीं पाई थी और भेज दिया गया कि आप चलिए साहब, आप 21 दिन के जाइए, पैदल चलिए यहाँ से, जाके लड़िए। कि क्या मतलब, कोई विकास का चीज़ नहीं थी। आप कैसे सेना को ऐसे भेज सकते हैं? ये मतलब एक बिल्कुल क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जनरल थिमैया और थोराट जब तक ये लोग थे, इन्होंने बोमडिला से आगे कभी भी कोई एक्स्ट्रा सेना नहीं भेजी थी, बोमडिला से आगे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको यहाँ पे चौकियाँ नहीं हैं। तो इनकी पॉलिसी ये थी कि पहले अपना हम रिसोर्स तैयार करें और पहले वहाँ हमारे संसाधन पहुँच जाएँ, फिर हम चौकी बनाते हैं। जब ये दोनों लोग रिटायर हो गए, ठीक है, तो कहा जाता है कि ये कॉल कृष्णा मेनन ने एक नई पॉलिसी सुझाई नेहरू जी को, फॉरवर्ड पॉलिसी। अब कहा जाता है कि नेहरू जी ने भी कहा था कि ज़मीन पे जिसका पूरा कब्जा होता है, मतलब जहाँ पे हमारा कब्जा होगा वही एरिया हमारा माना जाएगा। तो जब इनको मालूम चलने लगा कि वहाँ पे चीन अपनी चौकियाँ बना रहा है या अपना वहाँ पे प्रेजेंस दिखा रहा है, तो उनका भाई एक काम करो, चीन की चौकियों को घेरना शुरू करो। ये देखिए, सेना के ये दिमाग किसका दिया होगा? ज़मीन पे कब्जा करने की बात तो चलिए ठीक है, हर आदमी को इतना पता था भाई ज़मीन पे जिसका कब्जा है तो उसका माना जाता है, ठीक है, मान लिया हमने। एक नॉर्मल आदमी कह सकता है, आपके पास लीगल पेपर हो तो एक अलग मुद्दा हो जाता है कि नहीं। इन्होंने बात बोली कि भाई ज़मीन पे जिसका कब्जा हो वो होता है। अब ये सेना वाली कौन बात बताएगा कि ऐसा करिए, एक चौकी को हम चारों ओर से घेर लेते हैं, 3 ओर से घेर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जनरल कॉल की राय रही होगी। तो चलिए, जनरल कॉल की भी राय नहीं रही होगी, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये नेहरू जी और कृष्णा मेनन तो आखिर जिम्मेदार थे ना। भाई लोकतंत्र में क्या होता है, हर चीज़ की जो है भाई हम मिलिट्री के ऊपर कौन है? सिविलियंस से बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, पीएम बैठे हैं, संसद के प्रति आप जवाबदेह हैं। तो मेरा मानना है कि फिर उसी समय आखिर आपको बोलना चाहिए था भाई कि क्या एक्शन लेना है। आपने तब तो आखिर आपने कोई रिसोर्स दिया नहीं जनरल करियप्पा को, जनरल थोराट को, जनरल थिमैया को, और वो ये तीनों लोग आपके फॉरवर्ड पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थे शुरू से ही कि इस तरह की पॉलिसी नहीं चलती। आपको पहले वहाँ पर रिसोर्स देना पड़ेगा। डिफेंस बजट कभी आपने बढ़ाया ही नहीं, ठीक है, और आपने बिना रिसोर्स दिए वहाँ पर आपने जो है जाके कह दिया कि एक काम करो, चीनी चौकियों को घेरना शुरू करो 3 तरफ से, उसके आसपास में और चौकियाँ बना। जब इसने जब काम, अच्छा मज़े की बात एक और, नेफा का प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा था। नेफा अरुणाचल प्रदेश को तब कहते थे, नेफा एजेंसी, ये इसका जो सिविल प्रशासन था वो भी सहयोग नहीं कर रहा था। मतलब ये कंडीशन ये हो गई थी कि बेस बनाने के लिए भी या छावनी तैयार करने के लिए, अपना सामान रखने के लिए भी जगह नहीं देते थे। तो शायद कभी कभी मेजर जनरल को और ब्रिगेडियर को अपने खुद के झंडे गाड़ने पड़ते थे कि यही छावनी है, डराने के लिए कि मतलब एरिया तक इनको नहीं मिलता था उस समय। चीन ने ऐसे 43 बिंदुओं की पूरी जो है तलाश की थी और ये बताया था कि ये 43 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ये हमको घेर रहे हैं। रियलिटी ये थी कि वो कायदे की चौकियाँ भी नहीं थी, वो ठीक से चौकियाँ भी नहीं थी। वो 43 पॉइंट्स उन्होंने बताए जहाँ पे एक चीनी चौकी के आसपास भारतीयों ने अपनी चौकियाँ बनाई थी। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे हालात थे, किस तरीके से हम आपको उस समय की बिल्कुल एडवर्स कंडीशन की हमने बात की। देखिए, ये बात तो निसंदेह सही है कि जो जनरल कॉल अपनी बातें बताते हैं या उनके जो है उनके बारे में जो अन्य किताबों में पढ़ने को मिलता है, नो डाउट कहीं ना कहीं उनका रोल था। हालांकि मैंने उनकी किताब अनटोल्ड स्टोरी शायद भी नहीं पढ़ी है, जब कभी उसको पढ़ूंगा तो उसमें भी कुछ मालूम चलेगा। लेकिन जो किताबें पढ़ रहा हूँ उसमें ये बात साफ साफ है, प्रूफ है कि कहीं ना कहीं इनका एक नेताओं से अच्छी ट्यूनिंग थी, क्योंकि इन्होंने
चीनियों को कोरिया में लड़ते देखने की बात की है। ये अक्सर बॉर्डर पे जब ये पहुँचे थे नामकच्चू के आसपास, तो वो वहाँ पे कहते हैं कि इस पॉइंट की बात हम जाकर के अभी सरकार में करेंगे, ऊपर करेंगे। हम जाकर के बात करते हैं राजनीतिक आकाओं से। तो वो राजनीतिक आका कौन थे? अच्छा, एक और मजे की बात कि जब ये टेंशन बिल्कुल बढ़ चुकी थी तो नेहरू जी भी उस समय देश में नहीं थे, कृष्णा मेनन भी देश में नहीं थे। और कृष्णा मेनन को उस समय चीन के विदेश मंत्री ने कहा था, शायद जिनेवा में किसी उस एरिया में, कि आप चिंता मत करिए, आप पर हम अटैक नहीं करेंगे। तो कृष्णा मेनन को ये लग गया था कि हम पे तो अटैक नहीं होगा। और मज़े की बात जो है वो ये है कि जब नेहरू जी यहाँ पे नहीं हैं, जब कृष्णा मेनन यहाँ पे नहीं हैं, तो आखिर ये और बड़े बड़े जो सेना के जो जनरल्स थे छुट्टी पर थे या ट्रेनिंग पर थे, तो आखिर सेना भेज कौन रहा था? उस कोर की भी स्थापना कर दी गई, 4 कोर की, और जनरल कॉल को उस 4 कोर का कोर कमांडर बना के भेजा जाता है, जो वास्तव में कोर थी ही नहीं। मतलब एक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये युद्ध क्यों हुआ था, हमारी तैयारियां क्या थी। आज की तारीख में उसका जब विश्लेषण करते हैं तो बहुत सी कमियां समझ में आती हैं कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे। तो आज आपको जो भी मैंने इस तकनीकी सत्र में इस 1962 के युद्ध की दूसरी पृष्ठभूमि बताई, और अब आशा करता हूँ कि अब जब अगला सत्र होगा तो आपको हम युद्ध की तरफ ले चलेंगे, बताएंगे कि हमारी तरफ की तैयारियाँ कैसे चल रही थी। ये युद्ध तो बहुत छोटा है, युद्ध नामकाचू में हुआ था जो हमारे कोर्स में है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है आपके अंदर ये राष्ट्रीय चेतना लाना, इस बात को बताना कि सिर्फ आप युद्ध ही ना पढ़ें, आप उसकी परिस्थितियाँ पढ़ें। आज के हालात जो हैं, जिस तरह के चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, कोरोना को लेकर के, चीन को लेकर के, उसको समझें कि उनका माइंडसेट क्या है। और देखिए, कोर्स को ख़त्म करना या एक कोर्स को पढ़ाना बात नहीं होती है, बात होती है एक राष्ट्रीय चेतना की, और उस चीज़ को सामने लाने की। अगर आपके पास भविष्य में आप जो हैं इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने और समझे कि हमने किस एडवर्स कंडीशन में हमारी सेनाएं लड़ती हैं, और आपके अंदर भी उस अनुशासन का सूत्रपात हो जिससे आप देश के भविष्य के लिए अपना योगदान दे सकें। एक बात मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेरा सेना में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में, दोनों में पूर्ण विश्वास है। शायद दूसरे लोगों से ज़्यादा मैं सेना की इज्जत करता हूँ और लोकतांत्रिक संस्थाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आनी चाहिए, वो जनता के ज़रूरी होती है। उसको आज के परिदृश्य में और पिछले परिदृश्य में जोड़ने की ज़रूरत है। और अगर जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो मुझे आशा है कि अपना बिल्कुल मस्तिष्क खोल के सुनेंगे। यहाँ बात धर्म, जाति और पार्टी और किसी नेता और किसी व्यक्ति की नहीं हो रही, यहाँ पर बात सिर्फ देश की हो रही है। तो आपकी राजनीतिक आस्थाएं किसके प्रति हैं, आपकी सैनिक, मैं नहीं बोलूँगा, आपकी राजनीतिक आस्था किसके प्रति है, आप किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, मुझको इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए बात करना है। और दूसरा ये है कि मैं अपनी संस्थाओं के प्रति और सेना के प्रति पूरी जिम्मेदारी रखता हूँ और इज्जत रखता हूँ। कुछ जनरल्स का मैंने नाम लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सेना इस तरह की थी। यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है कि हाँ, कुछ लोगों की गलतियों के कारण कई हज़ार लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, वो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं सेनाओं की और संसद की पूरी इज्जत करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति देश से बढ़कर नहीं है। धन्यवाद। अब आपको मैं अपने नए तकनीकी सत्र में जो इसके आगे की चीज़ें वो बताऊंगा और युद्ध की शुरुआत करूंगा। थैंक यू।